गुड आफ्टरनून वंस अगेन। टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर। देखिए, हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी ऑर्डर्ड पेयर की कि अगर दो सेट के अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, है ना। आज भी हम वही करते हैं कि हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है मेरे पास 4 और 5। मैं कहता हूं दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो दोनों दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मतलब है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, यानी जो भी पेयर हमारे पास बन सकते हैं 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी की। मैंने कहा नहीं, मुझे ये सारी पेयर नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ पेयर चाहिए जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को वेरीफाई करती हो। वो रिलेशन मैंने अपने आप डेराइव किया। किसके बीच में? एलिमेंट ए के बीच में और एलिमेंट बी के बीच में। यानी जो ए के एलिमेंट हैं और जो बी के एलिमेंट हैं, मुझे उनमें से कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हुए कुछ पर्टिकुलर पेयर लेनी है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ ऐसी पेयर उठानी है जहां y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ए और भी माने हुए हैं। मान लीजिए जो इसके एलिमेंट्स हैं, लेट मैं कहता हूं कि मेरे पास a बिलोंग्स टू a है और b बिलोंग्स टू b है, तब मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जहां b इज इक्वल टू a प्लस टू हो। b इज इक्वल टू a प्लस टू, यानी यहां b का मतलब सेकेंड एलिमेंट, a का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसी पेयर जिसको सेटिस्फाई करेंगी b इज इक्वल टू a प्लस टू को, इज इक्वल टू एक पेयर तो ये है 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और एक पेयर ये है 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। बाकी कोई पेयर ऐसी नहीं है जो इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करती हो। यानी जैसे ही मैंने एक रिलेशनशिप डेराइव की सेट ए से सेट बी के बीच में, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के बीच में, तो हमारे पास क्या हुआ? सिर्फ इस ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट ही उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। और इसका मतलब सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि रिलेशन जो वेरीफाई करते हैं वो इसी के दो सबसेट हैं। कौन कौन से? एक तो है 2 4 और एक है 3 5। ये किस तरीके से रिलेटेड है कि ये एक्स वाई such that y is equal to x plus 2 for every x belongs to a and y belongs to b। ये एक रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। यानी रिलेशन क्या है? अब ये दो पेयर इसमें से निकल के आई हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। यानी वास्तव में रिलेशन है क्या? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two known empty sets which satisfy a particular given relation। रिलेशन क्या है हमारे पास में? इन्हीं में से कुछ है। इस पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट हैं, यानी कुछ सबसेट हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। वो रिलेशनशिप कहां से डेराइव हुई है? हमने डेराइव की है। किस किसके बीच में? एलिमेंट्स ऑफ ए के बीच में और एलिमेंट्स ऑफ बी के बीच में। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिलेशन को? आर से, कि आर इज इक्वल टू, देखिए r इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी ऐसी पेयर सिर्फ इनमें से जो एक पर्टिकुलर रिलेशन जैसे हमने यहां बनाया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जबकि x किसके एलिमेंट हैं? a के, और y किसके एलिमेंट हैं? b के। तो व्हाट इज रिलेशन? अब हम लिखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट, relation is the subset of Cartesian product of two non-empty sets of Cartesian product of two non-empty sets। ठीक है। और रिलेशन बनता कहां से है? रिलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन is defined from A to B, ठीक है, by connecting them by some rule। ठीक है, किसी रूल के थ्रू हम क्या करते हैं? इनको कनेक्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये R क्या है? रिलेशन है। रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? आर से, और ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, यानी ए क्रॉस बी का
सबसेट है। इसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म, जैसा सेट को करते थे सेम ऐसे ही। पहला तरीका तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, अगर हम सारे एलिमेंट्स को लिख दें, जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। जैसे अभी हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया था, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5, तो इसकी जो अगर हमने रिलेशन बनाया कि r इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to x plus 2 for every x belongs to a, y belongs to b, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। देखिए वो रिलेशन जिसके अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट बने हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी वो डेफिनेशन जिससे हमारे पास एलिमेंट जुड़ेंगे, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। यहां हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए ये तो हमने पर्टिकुलर रिलेशन लिख दिया, जनरल रिलेशन, वेयर ये दिखाना पड़ेगा कि वेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि a और b क्या है, तो हम इस y और x के रिलेशन को कहां से ढूंढेंगे। जब तक हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट ही नहीं पता होगा, तो हम कहां से ढूंढेंगे कि ये रिलेशन कहां कहां वेरीफाई करता है। ये कहलाती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, यानी डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना रिलेशन को। अगर हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म, इसी एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म है जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब एलिमेंट, तब हम लिखेंगे r इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट जो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। कौन कौन से थे, 2 और 4 और 3 और 5 ओनली। तो ये हो गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, दैट इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं कि जैसे हम वेन डायग्राम बनाते थे, ऐसे ही यहाँ एरो डायग्राम बनते हैं। एरो डायग्राम में दो ओवल शेप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक ओवल शेप सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा ओवल शेप सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए के एलिमेंट्स इसके अंदर 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स इसके अंदर 4 और 5। अब 2 हमारे पास किससे रिलेटेड था, 4 से, और 3 किससे रिलेटेड था, 5 से। ये है हमारे पास एरो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जो भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं, रिलेशन में, या फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है, वो डोमेन कहलाता है। यानी डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उस रिलेशन के, वो सारे डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, कोडोमेन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। और रेंज एलिमेंट्स ऑफ बी, सेकंड सेट यानी बी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, सिर्फ बी के वो एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हैं वो रेंज कहलाते हैं। जैसे मैं इस फंक्शन की बात, इस रिलेशन की बात करूं, तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन है हमारे पास 2 और 3, क्योंकि सिर्फ 2 और 3 ही फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन में 2 ही एलिमेंट लिए थे, 4 और 5, तो इसका मतलब 4 और 5 इसका कोडोमेन है। और रेंज, क्योंकि इसमें दोनों ही एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो इसकी रेंज भी 4 और 5 है। ठीक है, कोडोमेन ऑलवेज रेंज का सबसेट, रेंज ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ वो सेट हैं जो रिलेटेड हैं, लेकिन वो निकलेंगे कहां से, सेट बी से। इसलिए रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो नोन एम्प्टी सेट है, एक सेट है मेरे पास ए और दूसरा सेट है मेरे पास बी। मैं कहता हूं कि मेरे पास n में p एलिमेंट है, यानी एन ए इज इक्वल टू पी, और b में q एलिमेंट है, यानी एन बी इज इक्वल टू q। तब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? एन ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। ये हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट सर 2 की पावर पी क्यू होंगे भाई। अगर इसमें पी क्यू एलिमेंट है तो जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर पी क्यू। और सबसेट ही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है? रिलेशन। भाई रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस है वो कितनी हो सकती है? 2 टू दी पावर पी क्यू। अगर इसका मतलब किसी भी सेट ए में पी एलिमेंट है और किसी भी सेट क्यू बी में क्यू एलिमेंट है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस है वो 2 टू दी पावर पी क्यू के इक्वल हो सकती है। इस पर डायरेक्टली आपको कोई एमसीक्यू मिल सकता है, ठीक है। बस जो कुछ निकाला कुछ पर्टिकुलर वो रिलेशन था, और रिलेशन की भी पर्टिकुलराइज्ड फॉर्म फंक्शन है। अगर रिलेशन में भी हम बाउंडेशन लगाते हैं तो जो मिलता है वो फंक्शन है। क्या क्या बाउंडेशन, क्या बाउंडेशन हमें लगानी है? देखिए फंक्शन क्या है? रिलेशन ही फंक्शन है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप के। व्हाट इज फंक्शन? ठीक है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन इफ। ये इफ इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। कब फंक्शन? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, if every element of A have a unique image, have a unique image in B, यानी जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हों, बी के मल्टीपल एलिमेंट से ना जुड़े हुए हों, तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। और दूसरी बात, एवरी एलिमेंट है, इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि सेट ए के एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ने चाहिए बी के एलिमेंट से, ठीक है, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए उसकी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं कि फंक्शन है। और अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है ए जो ए को बिलोंग करता है, बी एलिमेंट है बी को बिलोंग करता है, तब फंक्शन एफ ए बी इज रिप्रेजेंटेड इम्प्लाइड एफ ए इज इक्वल टू बी। अगर कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो ए को बिलोंग करता है, बी एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, तब फंक्शन ए बी को डिफाइन किया जाता है कि एफ ए इज इक्वल टू बी। इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए। इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और बी को ए को बोलते हैं प्री इमेज, एंड प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। देखिए मान लीजिए मेरे पास दो सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। मैंने यहां लिखा 1 2 3, यहां मैंने लिखा 4 5 6। मैंने कहा 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 6 से। क्या है कंडीशन? एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है। अगर मैं रिलेशन बनाता तो ये 1 4 से भी होता, 1 5 से भी और 1 6 से भी। दोनों में डिफरेंस समझिए। रिलेशन में क्या है कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अगर ये रिलेशन होता तो 1 4 से भी कनेक्ट होता, 1 5 से भी और 1 6 से भी। लेकिन अगर ये फंक्शन है तो एक एलिमेंट सिर्फ एक से रिलेट होगा, 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से, और कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में ए रिपीट नहीं हो रहा है कहीं भी, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो फंक्शन है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। ये कहलाती है इमेज ऑफ ए। जो बी के एलिमेंट है ये इमेज ऑफ ए, और जो ए के एलिमेंट है ये प्री इमेज ऑफ बी,
प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए अगर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को हम डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम, ये दो कॉलम और ए टू बी। इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये डोमेन सेट, ये कोडोमेन सेट। डोमेन, कोडोमेन और रेंज का क्राइटेरिया सेम, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन, जो सेकंड के एलिमेंट है वो कोडोमेन, और ऐसे एलिमेंट जो रिलेटेड है ए के बी से वो रेंज, बी के वो एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हैं दैट आर ओनली रेंज। उसकी बात हम बाद में करेंगे वो डिटेल में फंक्शन की। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ कॉलम ए टू बी, और इसको पढ़ा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है कि ए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का सेट है और बी हमारे पास सेकंड एलिमेंट का सेट है। अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, और देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। इस फंक्शन को मैपिंग या मैप भी बोलते हैं, फंक्शन को या तो मैपिंग या मैप, एक ही बात है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन की रेंज या तो रियल नंबर को बिलोंग करती है या जो रेंज है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए, रेंज या तो रियल नंबर को बिलोंग करती है, रियल नंबर के सेट को, या रियल नंबर के किसी सेट को, और ऐसे मत लिखिए बल्कि इसको, और रेंज इज द सबसेट ऑफ, रेंज बिलोंग्स टू आर, और बिलोंग्स टू लिखिए, और रेंज बिलोंग्स टू एनी सबसेट ऑफ आर, और रेंज बिलोंग्स टू एनी सबसेट ऑफ आर। ये आप सेट में पढ़ चुके हैं कि आर के सबसेट कौन कौन से होते हैं। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट क्या क्या है, रेशनल और इरेशनल। उसके बाद रेशनल के जो जो पार्ट हैं आपके, नेचुरल है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, इवन नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट है, जो भी है ये सारे सेट है किसके, सबसेट है किसके, रियल नंबर के। तो अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की रेंज या तो सीधे रियल नंबर को बिलोंग करती है या रियल नंबर के किसी सबसेट को बिलोंग करती है, तब हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट, किस तरीके से कि y इज इक्वल टू 2x एंड xy बिलोंग्स टू n, xy बिलोंग्स टू n। मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया, क्या, फंक्शन फ्रॉम a टू b कि y इज इक्वल टू 2x, xy बिलोंग, हाँ बोलिए, क्या फंक्शन लिया हमने कि f a टू b सच दैट y इज इक्वल टू 2x एंड xy बिलोंग्स टू n। तो क्या होगा, y हमारे पास रेंज है, जब मैं x की वैल्यू नेचुरल नंबर रखूंगा तो y क्या मिलेगा, ऑलवेज नेचुरल मिलेगा। नेचुरल किसका सेट है, रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, समझ गए। ठीक है, फॉर एवरी x belongs to n, y also belongs to n and n is a subset of r, so it is a real valued function, so it is a real valued function। इसके अलावा अगर डोमेन भी रियल नंबर है, इफ डोमेन आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। दोनों में डिफरेंस है, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ठीक है, दोनों समझ गए क्या अंतर है। अगर रेंज सिर्फ रियल नंबर का सबसेट है तब तो वो रियल वैल्यूड, लेकिन अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर के सबसेट हैं तो वो रियल फंक्शन। जैसे ये फंक्शन हमारे पास क्या है, रियल है, क्यों, एक्स भी किसका एक्स भी किसका सबसेट है, नेचुरल का, और वाई भी किसका सबसेट है, नेचुरल का। तो दीज फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड आल्सो रियल फंक्शन। तो आगे हम जहां भी बात करेंगे फंक्शन की, फिलहाल यहाँ उसका मतलब होगा ओनली एंड ओनली रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन, यानी हम इमेजिनरी फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, दीज आर सम स्पेशल फंक्शंस। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए, एक ऐसा फंक्शन
रियल नंबर से रियल नंबर तक जो डिफाइन किया गया हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे आइडेंटिटी फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, फर्स्ट सेट इज रियल नंबर, सेकंड सेट इज रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या है, सारी रियल नंबर का सेट आर, सीधा आर लिख सकते हैं। और रेंज, रेंज भी क्या है इसकी, आर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली x की कुछ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की। मेरे पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू वाई है, x को 0 पुट किया, y0 x1 y1 x माइनस 1 y माइनस 1 x2 y2 x माइनस 2 और y भी माइनस 2। तो ये मेरे पास ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज x और दिस इज y, ये 0, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। पहला पॉइंट 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, यानी इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, डोमेन इज आर और रेंज इज इक्वल टू आर, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट, लेकिन नाम से पता चलता है जिसपे x की वैल्यू का इफेक्ट ही ना हो, दैट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें, कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन r से r गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ एक्स और इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए डोमेन, बताइए डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, आर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और रेंज क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ए की वैल्यू है हमेशा वही मिलेगी, पूरे रियल नंबर का सेट नहीं होगा, उस रियल नंबर के सेट में से सिर्फ एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सी, क्यों, सी तो मिलना है, हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें, सी या कांस्टेंट, ठीक है। तो जो रेंज होगी वो सी होगी, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो फिर वही, क्योंकि ग्राफ पर हमने सी की वैल्यू ले ली कुछ, लेट सी इज इक्वल टू, हमने 3 ले लिया, क्योंकि सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये x और ये y, x की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x1 तो भी y3, 0 तो भी 3, -1 तो भी 3, 2 तो भी 3 और -2 तो भी 3, क्योंकि हर कंडीशन में क्या मिलना है, सी में x नहीं है, फ्री फ्रॉम x, और फ्री फ्रॉम x है तो आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाएं, जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ, तो ये मेरे पास x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, फिर वही ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, कोऑर्डिनेट 0 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 3, 3 पे 3, -1 पे 3, -2 पे 3, -3 पे 3, यानी एक लाइन मिलेगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी एंड पासिंग थ्रू सी की वैल्यू जो भी हो पासिंग थ्रू सी से पास होके जाएगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। हाँ बोल, ठीक है, वो बाई मिस्टेक लिखा गया है, ये x है ये y है ना, तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी और पासिंग थ्रू सी मिलेगा, जो ग्राफ होगा हमारे पास किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू सी का, यानी कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, नाम से ही पता चलता है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल, इसका मतलब जो हमारे पास गिवन होगी टाइप वो पॉलिनोमियल टाइप होगी, फंक्शन थर्ड टाइप दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन,
ठीक है, एफ आर टू आर इस तरीके से जो हमारे पास y है वो पॉलिनोमियल हो x में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एज सो ऑन an x टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n। जो n क्या है वो नेचुरल नंबर का सेट है, निगेटिव नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है कि जो भी वेरिएबल्स की पावर हैं दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, बल्कि होल नंबर का बोलिए क्योंकि जीरो आ सकती है, जीरो आ सकती है क्योंकि y इज इक्वल टू 5 इज आल्सो पॉलिनोमियल। y भी क्या है, y इज इक्वल टू 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका मतलब जो n है, n का मतलब पावर्स, वो किसका सेट है, होल नंबर का। 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, सिर्फ निगेटिव नहीं हो सकती और इंटीजर होगी। तो होल नंबर आर आल्सो इंटीजर, सारी होल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर ही होती हैं। तो ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन की टाइप पर डिपेंड करता है और उसका डोमेन और रेंज भी फंक्शन की टाइप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अगर इसमें जितने भी हमारे पास जो ये a0 a1 a2 a3 हैं, a0 a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर के सेट हैं। अगर जितने जीरो हो जाएंगे उतना ही मेरे पास फंक्शन छोटा होगा। मे बी कि मेरे पास सिर्फ x प्लस 1 हो, बाकी सारे जीरो हो a2 ऑनवर्ड्स, तो फंक्शन छोटा होगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला मिलेगा, क्यूबिक है तो सम अदर टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा। यानी डिपेंड करता है कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या हैं ग्राफ पर। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, मान लीजिए फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कोई फंक्शन गिवन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली, ये x की वैल्यू और ये y की, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 1, y की 1, x की 2, y 4, x माइनस 1, y 1, x माइनस 2, y 4। ठीक है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। ये मेरे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, क्या मिला, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। देखिए 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 4, 2 पे 4, फिर -1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 4, -2 पे 4। यानी जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके की पैराबोलिक शेप में मिलेगा। ठीक है, जो ग्राफ होगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो किस शेप का होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, बताइए डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, और रेंज क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी, नेगेटिव रियल नंबर। क्यों होगी, क्यों होगी रेंज 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू कोई नहीं है y की, निगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, तो इसका मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होती है। हम बता चुके हैं पहले ही, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो दैट इज अ ओपन इंटरवल। यानी इसकी जो रेंज हो गया तो हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, एक्स क्यूब का, तो यहाँ क्या ले लेंगे, y को क्यूब ले लेंगे, और ऐसे ही इसका जो ग्राफ होगा क्यूब का कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, तो फिलहाल और एग्जांपल नहीं देते हैं इसके पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल वही जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वही रेशनल फंक्शन की है। ठीक है, देखिए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एफ आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है,
कोई भी ऐसा फंक्शन जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप में होगा, जहां पी एक्स और क्यू एक्स क्या होंगे, दोनों पॉलिनोमियल होंगे, लेकिन क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेंज और डोमेन फिर वही डिपेंड करता है कि फंक्शन आपको कौन सा गिवन है, फंक्शन के बेस पर ही डोमेन और रेंज डिफाइन करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो ये आर टू आर डिफाइन नहीं होगा। क्यों? आर में जीरो आती है, और अगर 1/0 आ गया डोमेन में तो क्या होगा, इन्फिनिटी, जबकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा कहां, एफ आर माइनस जीरो, आर में से जीरो खत्म, 2r। समझ गए? समझ गए? ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन नहीं होगा, यहां में क्या लेना पड़ेगा, आर माइनस जीरो। जीरो क्यों हटानी पड़ेगी डोमेन में से, कि अगर x जीरो हुआ तो x को जीरो होते y क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ, r माइनस जीरो, डोमेन क्या हुआ, r माइनस जीरो। एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट बना दीजिए इसको। ठीक है, और रेंज, रेंज क्या हुई, रेंज बताइए, क्यों, क्यों, 1/x का ग्राफ, ये हमारे पास x की वैल्यूज और ये y की। हमने x को ले लिया -4, -2, -1, 0। -4 पे क्या मिलेगा y, बोलिए, x को -4 लिया तो 1/-4, माइनस का 0.25, और यहाँ माइनस का 0.5, -1 पे -1, जीरो तो हम ले ही नहीं सकते हैं, जीरो तो हम ले ही नहीं सकते हैं। 0.25 पे कितना मिलेगा, 4, 0.5 पे कितना मिलेगा, 2, 1 पे कितना मिलेगा, 1, और 2 पे कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। समझ गए? तो पहली बात तो 0, 0 इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2 और माइनस का 3। देखिए पहला पॉइंट, जब x -4 है, जब x क्या है, -4, ये x -4 है, तो y माइनस का 0.25, 1 का भी 4th पार्ट है, बिल्कुल यहीं रखा हुआ है। जब x -2 है तो क्या हुआ, 0.5, अब भी थोड़ा सा बड़ा है। फिर -1 पे क्या है, -1 है, सॉरी -1 पे, अच्छा माइनस का है, नीचे चलेंगे, सॉरी, लेकिन नीचे चलना है, ये दोनों माइनस के हैं। -4 पे कितना है, माइनस का 0.25 है, ये -4, -3, -2, -1, -4 पे माइनस का 0.25, -2 पे 0.5, -1 पे -1। ठीक है, उसके बाद 0.2 तो यहां से गया, यहां से टर्न हुआ, और फिर ऐसे ही इधर और वैल्यूज आप लेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, x की वैल्यूज लेंगे और कम लेंगे, -1 से अगर और कम वैल्यूज लेंगे तो क्या होगा, इधर पास होता चला जाएगा। ठीक है, और देखिए, और थोड़ी हम वैल्यूज कम कर लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूं नीचे, यहाँ देखिए मैंने x की कुछ और वैल्यूज ली, रिपीट, ये x ये y, -1 तक मैंने ली थी, मैंने माइनस का 0.5 लिया तो ये क्या दे देगा, 2, माइनस का 0.25 लिया तो ये क्या दे देगा, 4। जैसे ये माइनस के 0.25 के पास पहुंचेगा, यहाँ x, यहाँ क्या वैल्यू दे देगा, 2, यानी यहां सीधा 2 पे टकराएगा। ठीक है, माइनस के 0.5 पे कहां टकराएगा, 2 पे, माइनस के 0.25 बिल्कुल किसके पास चला जाएगा, 4 के पास, यहाँ 4 के पास, लेकिन कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, जीरो तो रेंज में ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिर सेम यहाँ, तो यहाँ ग्राफ गया, यहाँ से टर्न हुआ, नीचे चला गया,
फिर प्लस वाले में देखिए 0.25 पे 4, 0.25 पे 4 सीधा यहां से आएगा, इनको इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहां 0.25 यहां 4, पहला पॉइंट ये, फिर 0.5 पे 2, यहाँ 0.5 यहाँ 2 हल्का सा हटा एक्सिस से, फिर 1 पे 1 यहाँ आ गया अगेन, फिर और आगे बढ़ाना था हमें इसको 2 पे कितना 0.5, तो ये 2 0.5, फिर 4 पे 0.25, यानी यहां से टर्न हुआ और 1 पे 1 होता हुआ यहां से फिर चला गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट इज मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया ये वाला? अरे बोल तो ग्राफ आएंगे मॉडुलस फंक्शन। कोई भी फंक्शन f R fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, या y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये कहलाता है मोड फंक्शन। और मोड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि मोड फंक्शन क्या होता है हमारे पास, प्लस का ही x देता है व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल 0, और माइनस का x देता है व्हेन x इज लेस देन 0। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब तक आप शॉर्टकट में पढ़ते हुए आए हैं बस कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हर एक को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव क्यों करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी नंबर पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव देता है, लेकिन जब भी नंबर नेगेटिव होती है वो निगेटिव देता है, और निगेटिव होते ही एक निगेटिव ऑलरेडी मिल जाता है, एक निगेटिव ऑलरेडी यानी पॉजिटिव। जैसे अगर मैं लिखता हूं मॉडुलस ऑफ -2, तो ये क्या है -2, 0 से छोटा, तो क्या देगा -x, यानी माइनस और x की वैल्यू -2, इसलिए उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर मॉडुलस 2 है तो 0 से बड़ा, तो ऑटोमेटिकली क्या देगा 2। इसलिए जो मॉडुलस फंक्शन है वो हर नंबर को पॉजिटिव बना के रिप्रेजेंट करता है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये प्लस x देता है व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल 0, और माइनस x देता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का पूरा सेट। डोमेन क्या हुआ इसका R, ठीक है। रेंज बताइए, रेंज क्या होगी मॉडुलस फंक्शन की रेंज? अगेन 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव तो देता ही नहीं मॉडुलस कभी भी, यानी रेंज इज अगेन 0 टू इन्फिनिटी। ग्राफ सो सिंपल, ये x और ये मोड x, ठीक है। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, -1 पर +1, -2 पर +2, यही ध्यान रखना है। निगेटिव पर भी क्या देगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये ग्राफ, ठीक है, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, -1 पर 1, -2 पर +2, ये लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये 1 ये 2, इधर ये 1 और ये 2, इधर ये -1 और ये -2। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। देखिए ये भी अबाव x एक्सिस है, मतलब इसकी रेंज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए सिग्नम फंक्शन। 2 और बचे हैं, इसको कंप्लीट ही कर लीजिए। सिग्नम, देखिए सिग्नम फंक्शन, कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन f(r) सच दैट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है। सिग्नम फंक्शन वास्तव में होता क्या है, mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं मोड x की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अब देखिए हमने x इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। x इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0 में 2 केस है, या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, मोड x अपॉन x, अगर x लेस देन 0 है तो मोड x क्या देता है -x अपॉन -x, यानी 1 मिलेगा। अगर x 0 से बड़ा है तो जो मोड x अपॉन x है वो x क्या देगा, प्लस का x अपॉन x,
यानी 1 देगा। यानी यहाँ दो कंडीशन मिली कि जब x लेस देन 0 होगा तो -1 मिलेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 मिलेगा। यानी क्या हुआ हमारे पास सिग्नम फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम ये लिख सकते हैं कि क्या कि ये -1 देगा व्हेन x इज लेस देन 0, 0 देगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 और 1 देगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि सिग्नम होता है mod x अपॉन x। तो इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन रेंज बताइए, रेंज क्या होगी? रेंज -1 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती इसकी रेंज, क्योंकि तीन ही वैल्यू दे रहा है। लेस देन 0 कोई भी होगा, -1, 0 पे 0 और 1 पर 1। ग्राफ दिस इज x और दिस इज y। 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है। अब देखिए जितने भी 0 पर 0 तो यहीं कहीं रह गया पॉइंट। उसके बाद अगर x लेस देन 0 है तो ये हमेशा -1 देगा। यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 0 को छोड़ते हुए तो मैंने यहां ओपन कर लिया, सर्कल को क्या कर दिया? ओपन। मतलब 0 को छोड़ते हुए बाकी हर वैल्यू पर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा लेस देन 0 पर। समझ आ गया? लेस देन 0 का मतलब टेबल बना दूं? चलिए टेबल बना देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये टेबल जल्दी जल्दी देखिए, एक फंक्शन बचा है अभी, ये x और ये y। 0 पर 0 है। अब मैं 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लूंगा, -1 उस पर भी -1, -2 पर भी -1, -3 पर भी -1। देखिए -1 पर भी -1, -2 पर भी -1, -3 पर भी -1, एज सो ऑन। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लूं, ऑलवेज -1। ऐसे अगर मैं इन वैल्यूज को प्लस कर दूं, अगर इन्हें क्या कर दूं प्लस, तो ऑलवेज क्या देगा? +1 प्रॉपर्टी। तो यहां 0 को छोड़ते हुए, तो यहां से सर्कल ओपन, यानी 0 को छोड़ते हुए और बाकी सारे में क्या? +1। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। समझ गए? अब नेक्स्ट देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस 2 मिनट और देख लीजिए, थ्योरी खत्म हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r टू r। कैसे? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है विच रिप्रेजेंट इंटीग्रल x, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x या इंटीजर x नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x। x की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू जो x से बड़ी ना हो, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 2.1, इसकी हमें इंटीग्रल वैल्यू देनी है जो कि इससे बड़ी ना हो, यानी इंटीजर क्या होगी? 2। अगर मैं इससे बड़ा इंटीजर लेता हूं तो क्या होगा? 3। बड़ा ले नहीं सकता। क्या कहती है डेफिनेशन? कि x से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इस नंबर से छोटा और इंटीजर क्या है? 2। इसका मतलब मैं 2 से लेके, ठीक है, और 2.999 तक, बल्कि लेस देन 3 कह दीजिए, ओपन 3 कह दीजिए, कोई भी वैल्यू ले लूं ऑलवेज वो क्या देगा? हमेशा 2 ही देगा। लेकिन जैसे ही मैं 3 पे पहुंचूंगा, 3.0 से लेके और 3.9 तक, फिर ये क्या देना शुरू कर देगा? 3 देना शुरू कर देगा। क्यों? अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू x से छोटी वो क्या हो गई है? 3। अगर ये माइनस की हो, अगर मैं कहता हूं -0.5, अब इससे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर बताइए क्या होगा? -1, है ना? तो यहाँ -1 लिखा जाएगा। ऐसी सारी वैल्यू 0 से लेके और 0.9 तक की वो क्या देंगी? -1 देंगी, माइनस की। ठीक है, फिर आगे क्या देंगी? -1.1 से लेके और -1.9 तक क्या देंगी? -2 देंगी। ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, डोमेन देखिए, डोमेन क्या हुआ? कोई भी रियल नंबर
तो डोमेन इज इक्वल टू आर और रेंज, इंटीजर हाँ रेंज इंटीजर ओनली, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, यानी रेंज ओनली जेड होगी। ग्राफ देखिए, दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। देखिए 0 से और 1 तक, 0 से और 1 तक क्या देगा 0, 1 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना है। 0 से और 1 तक क्या देगा 0, 1 इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 पे गोला लगा देंगे बस, और यहां तक मिला देंगे इसको। तो 0 से और 1 तक क्या मिलेगा हमें ओनली 0, 1 से और 2 तक 1 मिलेगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से और 3 तक 2 मिलेगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, समझ गए। इधर उल्टा, फिर 0 से और -1 तक क्या मिलेगा, 0 से और -1 तक -1 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 से -1 तक -1 मिलेगा लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। फिर -1 से लेके और -2 तक क्या मिलेगा -2 मिलेगा लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है। फिर -2 से और -3 तक -3 मिलेगा लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई डाउट?